आज को टॉपिक रहेगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। पार्ट नंबर 1 में थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिगेशन की, उसके बाद मैं मिक्सचर के कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ चीप ऑब्जेक्ट इज ₹C पर किलोग्राम। चीप ऑब्जेक्ट मतलब सस्ता जो वस्तु है उसको मैंने मान लिया कि ₹C प्रति किलोग्राम में है। एंड द कॉस्ट ऑफ डियर ऑब्जेक्ट इज D प्रति किलोग्राम। डियर ऑब्जेक्ट यानी कि जो महंगी वस्तु है उसकी कीमत हमने मानी D प्रति किलोग्राम। इफ द मिक्सचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट कॉस्ट M पर किलोग्राम। अब इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर है उसकी कीमत हमने मानी M पर किलोग्राम। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, मैं अगली स्लाइड पर आपको लेकर चलूंगा, यहीं पे बता देता हूं। देखो यहां पर लिख लेता हूं चीप ऑब्जेक्ट। चीप ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया सस्ती वस्तु जो है, सस्ती वस्तु। ठीक है ना। दूसरा है आप लोगों का डियर ऑब्जेक्ट यानी कि महंगी वस्तु। डियर ऑब्जेक्ट यानी महंगी वस्तु। ठीक है ना। और तीसरा है आप लोगों का यहां पर मिक्सचर। क्या है आप लोगों का? मिक्सचर। ठीक है ना। जो सस्ती वस्तु है उसकी कीमत है ₹C पर किलोग्राम। जो महंगी वस्तु है उसकी कीमत है D पर किलोग्राम। जो मिक्सचर है उसकी कीमत है M पर किलोग्राम। ये मैं आप लोगों को एलिगेशन लगाने का तरीका बता रहा हूं। एक तरफ लिखेंगे सस्ती वस्तु, दूसरी तरफ महंगी वस्तु, और जो बीच की वैल्यू होगी उसको बीच में लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मिक्सचर की वैल्यू M पर किलोग्राम लिखी। अब देखो जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। अब बड़ी एक तो मिक्सचर है और मिक्सचर से बड़ी वैल्यू क्या है? महंगी वस्तु। तो महंगी वैल्यू D यानी कि D में से मैं M को माइनस करूंगा, D - M। अब C और M में बड़ी क्या है? M बड़ा है, तो M में से माइनस करूंगा मैं C को। तो ये आप लोगों का रेशियो निकल कर आया किसका? यानी कि चीप ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यू आपकी निकल कर आई डियर ऑब्जेक्ट। चीप ऑब्जेक्ट कितना है? D - M, और डियर ऑब्जेक्ट है आप लोगों का M - C। यानी कि चीप ऑब्जेक्ट और डियर ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा ये होगा आप लोगों का D - M/M - C। अब ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा। अर्थमेटिक के मोस्टली सभी चैप्टर्स में आप एलिगेशन लगाकर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे एलिगेशन आप लोगों को यूज करना है। ठीक है ना। ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। जब पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आप लोग एलिगेशन किस तरीके से यूज करेंगे। देखो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। मेल कैंडिडेट की कितनी परसेंटेज बढ़ी है घटी है वो लिख देंगे वैल्यू। फीमेल पर कैंडिडेट की परसेंटेज कितनी बढ़ी है घटी है वो वैल्यू लिख देंगे। ओवरऑल पॉपुलेशन की परसेंटेज में क्या है बढ़ी घटी है वो लिख देंगे बीच में। और इस तरफ निकल कर आएगी इनिशियल वैल्यू ऑफ मेल कैंडिडेट, इस तरफ निकल कर आएगा इनिशियल वैल्यू ऑफ फीमेल कैंडिडेट। अब क्वेश्चन आपको यहां पे बताऊंगा जिससे और ज्यादा क्लियरिटी आपको यहां पर होगी। देखते हैं, ये आपके लिए एक एग्जांपल है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000, यानी कि एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। इफ मेल इंक्रीज बाई 5%, यानी कि मेल यानी कि पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। फीमेल इंक्रीजेस बाई 9%, महिलाओं की जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500। इसके बाद टोटल पॉपुलेशन 6500 हो जाती है आफ्टर 1 ईयर। इसके बाद 1 साल के बाद कस्बे की कुल पॉपुलेशन 6500 हो जाती है। फाइंड द इनिशियल रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। तो आपको पुरुष और महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात बताना है। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीमेंट है। पहले 6000 थी और 6500 होगी, यानी कि ओवरऑल इंक्रीज इन पॉपुलेशन में कितना हुआ? 6000 पे 500 बढ़ी, तो 100 पर कितनी बढ़ेगी? 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी कि 50/6% ओवरऑल इंक्रीमेंट हो गया। जबकि आपको मेल की 5% बढ़ रही है और फीमेल की 9%। तो अगली स्लाइड पर मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। यहां पर लिख दूंगा मेल की 5% बढ़ रही है और यहां पर मैं लिख दूंगा फीमेल, और फीमेल की बढ़ रही है 9%। ओवरऑल बढ़ रही है 50/6%।
है ना, ओवरऑल। यानी कि 50/6 से छोटी वैल्यू मेल 5 और 50/6 से बड़ी वैल्यू 9 फीमेल। बीच की वैल्यू को बीच में लिखेंगे। अब इसको मैं सोल्व करूंगा। सोल्व कैसे करूंगा? जैसे कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू है 50/6, इसके अगर फ्रैक्शन को रिमूव करूं तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगा। तो इस 6 की मल्टीप्लाई हर वैल्यू में आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आएगा 6 पंजे 30% यहां पर आ जाएगा, 9 6 54% यहां पर आ जाएगा और जी 50% आप लोगों का यहां पर आएगा। 6 से 6 कटेगा। अब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। आप देख सकते हो बड़ी में से छोटी माइनस, यानी कि 54% में से 50% माइनस करूंगा तो 4% आपका आएगा और 50% में से 30% को माइनस करूंगा तो 20% आएगा। तो 4% से 4% एक बार और 20% जाएगा 5 बार, तो 1:5 आ गया। और ये किसका रेशो आया? मेल और फीमेल की इनिशियल वैल्यू का ये आप लोगों का यहां पर रेशो निकल कर आया है। बात देख सकते हो आप लोग। दूसरा, जब भी आप एलिगेशन यूज करेंगे, अगर बीच की वैल्यू नहीं आ रही तो वहां पे आप एलिगेशन लगा ही नहीं पाओगे। यानी कि एलिगेशन लगाते टाइम ही आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है। बात समझ में आई? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इस तरीके से एलिगेशन यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि और किस तरह क्वेश्चंस में लगेगा। इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो यहां पर एलिगेशन किस तरीके से आप लोग यूज करेंगे? इस तरफ आएगा आप लोगों को परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर में कितनी परसेंटेज चेंज है। इस तरफ आएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स आएगा। और बीच में आएगा परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इनकम, ठीक है ना। अब देखो, इस तरफ सेविंग्स आएगा, इस तरफ आप लोग एक्सपेंडिचर आएगा। ये तो पूरा प्रोसेस होगा एलिगेशन को लगाने का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के क्वेश्चंस में। अब एक एग्जांपल के जरिए और आपको क्लियरिटी यहां पर दूंगा। एग्जांपल देख लेते हैं कि ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इस आदमी की इनकम 20% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10% और खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो इसकी सेविंग्स में परसेंटेज चेंज आप लोगों को यहां पर बताना है कि क्या होगा। बात समझनी है ध्यान से। अब देखो, अगर 75% खर्च कर रहा है तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। किसका? 75% इनकम का, यानी कि 4 तो होगी आप लोगों की यहां पर इनकम और 3 यूनिट क्या कर रहा है? खर्च कर रहा। तो 3 यूनिट हो गया आप लोगों का एक्सपेंडिचर। अगर 4 में से 3 खर्च कर रहा तो सेविंग्स जो निकल कर आपकी आएगी वो आएगी आप लोगों की 1 यूनिट। क्या निकल कर आएगी? 1 यूनिट आपकी सेविंग्स निकल कर आएगी। बात समझना। इनकम में चेंज है 20% का, एक्सपेंडिचर में चेंज है 10% का। अब एलिगेशन यूज करेंगे, है ना। अब एलिगेशन यूज करेंगे। देखो, यहां पर तो आपका आएगा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर में चेंज है कितने का? 10% का। यहां पर आएगा आप लोगों का सेविंग्स। सेविंग्स में जानकारी नहीं है, ठीक है ना, तो सेविंग्स को मैं x मान लेता हूं और बीच में आप लोगों की आएगी यहां पर इनकम और इनकम में चेंज है 20%। अब एलिगेशन में लगाऊंगा यहां पर। तो देखो, 20 बड़ा है 10, 20 बड़ा, 20 में 10 जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब जब 20 से छोटा है 10 तो इसका मतलब x की वैल्यू 20 से बड़ी होगी, है ना, क्योंकि बीच में आती है, जो बीच वाली वैल्यू बीच की होती है ना, जो बीच में लिखते हैं वो 1 से बड़ी 1 से छोटी होती है। अगर 20 से एक तरफ 10 छोटा है तो ये डेफिनेटली 100% है कि 20 से बड़ी होगी x की वैल्यू। बड़ी होगी तो x - 20 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा x - 20:10, तो ये आपका किसका रेशियो यहां पर निकल कर आएगा? इस बात को ध्यान से समझना है। तो ये रेशियो आएगा आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, यानी कि जो आप लोगों का ये रेशियो जो निकल कर आएगा, ये आप लोगों का रेशियो निकल कर आएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, ठीक है ना। लास्ट स्लाइड में एक्सपेंडिचर कितना निकला था? 3 यूनिट और सेविंग कितनी थी? 1 यूनिट। यानी कि देखो, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो निकल कर आ गया। और लास्ट स्लाइड में ये कितना था आप लोगों का? 3:1 था, है ना। लास्ट स्लाइड में कितना था आप लोगों का? 3:1 था। आप देखते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, देखो यही रेशियो निकल कर आया। और कितना आया आप लोगों का? ये आया आप लोगों का x - 20, ये 20 है आपका और डिवाइडेड बाई 10। और ये रेशियो था कितना आपका? 3/1 था, चाहे तो आप देख सकते हो, और डिवाइडेड बाई 10,
ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ये आप लोगों का क्या है, यहाँ पर 20 है, ये x माइनस 20 है, रिपीट होगी वैल्यू x माइनस 20, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इक्वल टू x माइनस 20 यानी x इक्वल टू 50%, और x वैल्यू किसकी थी, आप लोगों की सेविंग्स की, तो दैट मीन्स सेविंग्स की जो परसेंटेज चेंज होगा वो आपका 50% यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप लोग इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के क्वेश्चंस में एलिगेशन लगा सकते हो। ऊपर एक्सपेंडिचर सेविंग्स, बीच में इनकम, नीचे रेशो आएगा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का, याद रखना है आपको ये प्रोसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस में क्वेश्चंस दे रखा तो किस तरीके से एलिगेशन आप लोग यूज करेंगे, तो यहां पर आएगा कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट ए, कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट बी, और कॉस्ट प्राइस का यहां पर मिक्सचर आएगा, एक तरफ आएगी क्वांटिटी ए इज टू क्वांटिटी बी। तो इस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस में एलिगेशन लगा सकते हो। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए शुगर इज 36 रुपीज पर किलोग्राम, टाइप बी शुगर इज 45 रुपीज पर किलोग्राम। इन व्हाट रेशियो दिस टाइप ऑफ शुगर शुड बी मिक्स टू गेट ए मिक्सचर वर्थ 39 रुपीज पर किलोग्राम। यानी कि टाइप ए का है भाई, यहां पर आपको टाइप ए का दे रखा, यहां पर आपको टाइप बी का शुगर दे रखा। टाइप ए के शुगर के कॉस्ट प्राइस की कीमत है 36 रुपए पर किलोग्राम, टाइप बी की कीमत है 45 रुपए पर किलोग्राम, मिक्सचर की कीमत दे रखी है आप लोगों को 39 रुपीज पर किलोग्राम। अब एलिगेशन यहां पर यूज करेंगे, 39 में 36 जाएगा तो 3, 45 में 39 जाएगा 6, 6:3 आ गया, तो 3 गम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 2:1 दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये रेशियो जो निकल कर आएगा टाइप ए और टाइप बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:1 निकल कर आएगा, यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, अगर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में तो आप एलिगेशन किस तरीके से यूज करेंगे। एक तरफ आएगी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बी आएगी, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आएगा, और नीचे जो रेशियो निकलेगा ना वो कॉस्ट प्राइस का निकलेगा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में एलिगेशन यूज करेंगे तो जो फाइनल रेशियो निकल कर आएगा वो कॉस्ट प्राइस का निकल कर आएगा। ये बात ध्यान से समझ लेनी है आप लोगों को। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। कह रहा है कि फर्स्ट वॉच इज सोल्ड एज 10% प्रॉफिट, पहली घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, एंड सेकंड वॉच इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, दूसरी घड़ी को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, एंड द ओवरऑल प्रॉफिट ऑन बोथ द वॉचेज इज 12%, ओवरऑल कुल मिलाकर 12% का लाभ हो रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच इज 360 रुपीज, जबकि पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस 360 रुपए है, तो दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर तो लिख देता हूं मैं फर्स्ट वॉच, समझना ध्यान से, फर्स्ट वॉच, और इस तरफ लिख देता हूं यहां पर सेकंड वॉच। पहली घड़ी में परसेंटेज चेंज कितना है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है, प्रॉफिट का मतलब यानी कि प्लस प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी घड़ी को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ओवरऑल 12% का लाभ होता है। अब यहां पर एलिगेशन में लगाऊंगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3, 12 में से 10 जाएगा तो 2, 3:2, और ये रेशियो जो आप लोगों का निकल कर आएगा ये कॉस्ट प्राइस का आप लोगों का रेशियो निकल कर आएगा। पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस 360 रुपए है, तो 3 की वैल्यू 360 तो 120 आएगा, तो 2 की वैल्यू 2 गुणा 120 यानी कि 240 रुपए आप लोगों का निकल कर आएगा। इसका मतलब देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में एलिगेशन लगाया और फाइनल जो रेशियो निकल कर आया वो कॉस्ट प्राइस का आया। पहली घड़ी और दूसरी घड़ी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 आया, जबकि पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस 360 दे रखा, 3 यूनिट बराबर 360 रुपए, 1 यूनिट बराबर 120 रुपए, तो दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस 2 गुणा 120 यानी कि 240 रुपए यहां पर आएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज अगर गिवन है तो एलिगेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ ए, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ बी, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज, और फाइनल रेशियो मिलेगा आप लोगों को मार्क प्राइस ए मार्क प्राइस बी। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में एलिगेशन यूज करेंगे तो मार्क प्राइस का रेशियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन आप लोग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बी,
और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट ए प्लस बी। एलिगेशन लगाया तो फाइनली आपको मिला प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ए, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बी। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दर में एलिगेशन यूज करेंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट का फाइनली अनुपात मिलेगा, जिसको मूलधन बोलते हैं। यानी कि फाइनली आपको मूलधन का अनुपात मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दिया सिंपल इंटरेस्ट पे। इस एग्जांपल को यहां पर समझते हैं कि 10,000 रुपीज इज लैंड एट 5% पर एनम simple interest and x rupees is lent at 10% per annum. If overall rate of interest is 8%, then find the value of x. 10,000 रुपए को 5% के ब्याज पर उधार दिया जाता है और x रुपए को 10% के ब्याज पर उधार दिया जाता है। कुल मिलाकर ब्याज की दर 8% है, तो x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 5% है, 10% है, ओवरऑल 8%। तो यहाँ पर लिखेंगे 5%, यहाँ पर लिखेंगे 10%। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। एलिगेशन यूज करेंगे, 10 में से 8 गए तो 2%, इस टू 8 में से 5 गए तो 3%। तो 2:3 का रेशियो आया। और ये रेशियो किसका आएगा? ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट का निकल कर आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं मूलधन, ये मूलधन का रेशियो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। 5% पर कितना पैसा दिया गया था? 10,000 रुपए। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की? 10,000 रुपए आई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 गुणा 5,000 रुपए, यानी कि 15,000 रुपीज आएगी, है ना। कितने निकल कर आएगी? यानी कि 15,000 रुपीज। तो यही बोल रहा है कि 10% पर x अमाउंट उधार दिया जाता है, तो इस x की वैल्यू कितनी आई? 15,000 रुपए। यानी कि 10% पर 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 15,000। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन एवरेज। एवरेज में एलिगेशन किस तरीके से यूज करेंगे? जैसे कि एवरेज 1 है, यहाँ पर एवरेज 2 है, यहाँ पर टोटल एवरेज आ जाएगा। यहाँ पर पहला नंबर इस टू सेकेंड नंबर, यानी कि अगर एवरेज के इस तरीके से रखा, पहले का एवरेज दूसरे का टोटल एवरेज, तो एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर का रेशियो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन बॉलिंग एवरेज। अगर बॉलिंग एवरेज आप लोगों को दे रखा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एलिगेशन से करा चुका हूं, तो आपको क्या मिलेगा? बॉलिंग एवरेज आएगा टिल इनिंग ए, यानी कि जो जितनी भी इनिंग दे रखी वहां तक का बॉलिंग एवरेज इन टिल इनिंग दिस, ठीक है ना। टोटल एवरेज आएगा, यहां पर विकेट्स आएगी, यानी कि बॉलिंग एवरेज में अगर एलिगेशन लगा रहे हो तो ध्यान से देख लेना, यहां पर विकेट्स का रेशियो निकल कर आएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था, अगर आपको ध्यान हो तो एग्जांपल में दिखा देता हूं। जैसे 24.85 रन पर विकेट था एवरेज यहां पर, और यहां पर एवरेज कितना था? यानी कि 10.4 था, यहां पर 24 था, और फाइनली आप लोगों का यहाँ पर कितना निकल कर आया था? यानी कि 13.6:2, ये आपका निकल कर आया था 0.85, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों का 80:5, 16:1 आया था। आखिरी में विकेट 5 थी, यहाँ पर 80 आगे थी, तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स पूछा था। अगर ये एग्जांपल याद हो, ये मैंने एक्सरसाइज में कराया था एवरेज की, ध्यान से देख लेना। बॉलिंग एवरेज में एलिगेशन लगाओ तो विकेट्स का रेशियो आप लोगों का निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन स्पीड एंड टाइम। जब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में एलिगेशन यूज करेंगे तो सबसे पहला है उसमें स्पीड एंड टाइम। तो एवरेज स्पीड आएगी पार्ट 1, एवरेज स्पीड पार्ट 2, यहां पर एवरेज स्पीड टोटल जर्नी, तो रेशियो निकल कर आएगा टाइम का। अगर स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का रेशियो आप लोगों को मिलेगा, याद रख लेना है। इसके आगे देख लेते हैं डिस्टेंस एंड टाइम की अगर बात करेंगे। अगर डिस्टेंस पार्ट 1 है, डिस्टेंस पार्ट 2 है, टोटल डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस में एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो मिलेगा आपको टाइम का। समझ में आ रही है बात? पहले मैंने क्या बता, स्पीड में अगर स्पीड में लगा रहे हो तो रेशियो मिलेगा किसका? स्पीड में अगर लगा रहे हो तो टाइम का मिलेगा, और डिस्टेंस में अगर आप लोग लगा रहे हो तो क्या मिलेगा? आपका टाइम का रेशियो मिलेगा। इसके बाद अगर टाइम में लगा रहे हो, तो डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। बात समझ में आई? स्पीड और डिस्टेंस में लगाने के बाद टाइम का रेशियो मिलता है, अगर टाइम में लगाओगे तो डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप लोग एलिगेशन यूज कर सकते हैं। ये तो एलिगेशन के डिफरेंट टाइप मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग बात करने वाली है मिक्सचर की। मिक्सचर में क्या कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों को कराता रहूंगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है?
है, तो कंसंट्रेशन इज द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी इन द फुल मिक्सचर, यानी कि पूरे मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि इन ए मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 60:40, एक मिश्रण में मिल्क यानी कि दूध और पानी का अनुपात 60:40 है, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क बताना, टोटल क्वांटिटी कितनी है आप लोगों की 100 यूनिट, 100 में से मिल्क कितना है 60, तो 60/60 + 40 100, तो 100% निकालोगे तो मल्टीपल बाई 100, यानी कि मिल्क है यहां पर 60%। अगर मैं यहां पर निकाल दूं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो ये निकल कर आएगा वाटर 40 है भाई, 40/100 और गुणा 100%, तो यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन 40% आएगी। कर लोगे इस तरीके से। एक और एग्जांपल है, इसको ले लेते हैं कि इफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 11:5 दे दिया, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क पूछ रहा है, तो मिल्क कितना है 11/11 + 5 16, गुणा परसेंटेज निकालूंगा तो 100, तो ये आप लोगों को निकल कर आएगा, यानी कि 11/16 गुणा 100%, ये 4 बार जाएगा, ये 25 बार, यानी 275/4%, तो 4 × 6 = 24, 4 × 7 4 × 8 = 32, यानी कि 68.75%। ये आप लोगों की मिल्क की कंसंट्रेशन आई। अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन निकालूं तो दो तरीके से निकाल सकता हूं। टोटल कंसंट्रेशन कितनी होती है 100%। अब 100 में से अगर मैं 68.75 को माइनस करूंगा तो वाटर की निकल कर आ जाएगी, तो ये निकल कर आएगी 31.25%। या फिर अगर मैं वाटर की ऐसे निकालूं, कैसे कि वाटर कितना है यहाँ पर 5 है, टोटल क्वांटिटी 16 है और गुणा 100, तो ऐसे भी निकाल दूंगा भाई मैं यहाँ पे, यानी 125/4, तब भी आप लोगों की 31.25% ही आएगी। तो दोनों ही तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। अगर किसी एक वैल्यू की कंसंट्रेशन निकल गई तो दूसरी वैल्यू की निकालने के लिए 100 माइनस पहली वैल्यू की कंसंट्रेशन करोगे तो दूसरी वैल्यू की कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगी। ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। कॉन्सेप्ट ऑफ सेम वैल्यू रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, जब मिक्सचर में सेम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, व्हेन सेम क्वांटिटी इज रिप्लेस ईच टाइम फ्रॉम 400 लीटर प्योर मिल्क। जैसे कहते नहीं है कि 400 लीटर प्योर मिल्क दे रखा, तो इसमें से मैं 80 लीटर प्योर मिल्क निकालता हूं और जितना मिल्क निकाल रहा हूं उतना ही पानी डाल रहा हूं, और इस प्रोसेस को अगर मैं 3 बार करता हूं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो क्या मिलेगा। अब देखो 80 लीटर प्योर मिल्क तो निकाल रहा हूं और जितना दूध निकाल रहा हूं उतना ही उसमें पानी डाल देता हूं मिक्सचर में, तो 400 में से 80 निकलेगा, तो माइनस का मतलब है निकल रहा है 80/400, 1/5 भाग निकल रहा है, 1/5 भाग निकल रहा है, तो बचेगा कितना, 5 में से 1 भाग निकला तो बचा 4/5 भाग, कितना बचा 4/5। अब देखो 400 का 4/5 भाग बचा और ये 3 बार करा, तो 3 बार 4/5 की मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोगों ने सोल्व करा, 5 बजे 25, 25 से 16 बार चला जाएगा, है ना, तो 5 से कितनी बार जाएगा 3.2 टाइम्स, 4 × 16 = 64, 64 गुणा 3.2 = 64 दूनी 128 का 8, तो 12 और 64 थी आप लोगों का होता है 192 और 12 204, यानी कि फाइनली आप लोगों का जो मिल्क बचा है वो कितना बचा है, 3 बार प्रोसेस करने के बाद 204.8 लीटर। अगर मैं वाटर की क्वांटिटी निकालूं तो टोटल 400 है, 400 में से 204.8 माइनस करूंगा तो आप लोगों का वाटर निकल कर आ जाएगा 195.2 लीटर। ये आप लोगों की वाटर की क्वांटिटी निकल कर आएगी 195.2 लीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आपको निकालना कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क तो नीचे टोटल मिक्सचर आएगा, ऊपर लेफ्ट प्योर मिल्क आएगा। ठीक है ना, जैसे कि नीचे टोटल 5 है, ऊपर 4, 4/5 का क्यूब यानी कि 0.512%, 51.2% आएगा। और कंसंट्रेशन का मतलब परसेंटेज में अगर आप लोगों को वैल्यू निकालनी तो वाटर निकालूंगा 100 में से 51.2% माइनस करूंगा तो वाटर निकल कर आएगा 48.8%। यानी कि स्टार्टिंग में तो मैंने क्वांटिटी निकाली और ये कंसंट्रेशन निकालनी, तो कंसंट्रेशन के लिए डायरेक्ट जो क्वांटिटी बचती है 4/5, 3 बार प्रोसेस कर रहे तो 3 बार का क्यूब कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यू रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को निकाला जा रहा है मिक्सचर में से तो तब किस तरीके का प्रोसेस आप लोग यूज करेंगे देख लेते हैं। व्हेन डिफरेंट क्वांटिटीज रिप्लेस ईच टाइम, जैसे 400 लीटर प्योर मिल्क है, इसमें ये कहा कि पहले तो 40 लीटर प्योर मिल्क निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। अगर 40 लीटर प्योर मिल्क यहां पर निकाला जाएगा 400 में से, तो कितना बचेगा भाई? 400 टोटल है, इसमें से 40 लीटर प्योर मिल्क निकाला तो बच्चा कितना? 1/10 भाग निकल गया। 1/10 निकल गया तो बचेगा 9/10 भाग, ठीक है ना। अब इसके बाद 400 लीटर में से 40 लीटर प्योर मिल्क निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। अब फिर 400 लीटर का मिक्सचर बन गया, उसमें से 50 लीटर का मिक्सचर निकाला और 50 लीटर पानी डाल दिया। अब देखो मैं यहाँ पे, अब मैं 400 में से 50 लीटर निकालूंगा तो 1/8 भाग निकालूंगा, ठीक है ना, तो बचेगा मेरे पास 7/8 भाग। अब फिर मैंने उसमें से 80 लीटर मिक्सचर निकाला और 80 लीटर पानी डाल दिया। अब 400 में से 80 निकालूंगा तो 1/5 भाग निकल गया, तो बचेगा 4/5 भाग, ठीक है ना। अब फाइनली मेरे पास 400 लीटर की क्वांटिटी थी, देखूंगा कितना प्योर मिल्क बचा। 400 की क्वांटिटी थी, पहले वाले में बचा था 9/10 भाग, दूसरे में 7/8 और तीसरे में 4/5। तो 8 बजे 40 से जाएगा आप लोगों का 10 बार और 5 से जाएगा 2 बार, तो 9 दूनी 18 और 7 चौका 28, 18 गुणा 28, तो इसकी गुणा करके आप लोगों का 8 8 64 है ना, 7 चौका 28, 9 दूनी 18, 40 से 10 बार, 5 से 2 बार, तो आप लोगों का जो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा, इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। तो 18 8 कितना होता है आप लोगों का? 128 का 8 तो 12 बचेगा, 18 दूनी 36 और 12 36 और 12, तो आप लोगों का कितना होता है? 48 होता है। गलत आ रहा है ना? हाँ, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। 10 8 80, 8 5 आ जाएगा 5 और 5 से 5 चला जाएगा, यानी कि फाइनली आप लोग आंसर जो आएगा ये आएगा 9 गुणा 7 गुणा 4, तो 9 सती 63 गुणा 4, 63 गुणा 4, तो 6 चौक 24, 3 चौक 12, 252 लीटर। यानी कि इस तरीके से निकालने के बाद प्योर मिल्क 252 बचा, तो वोटर कितना होगा? 400 में से 252 को माइनस कर दूंगा तो 148 लीटर आप लोगों का यहाँ पर वोटर बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिक्सचर में ऐसा नहीं कि केवल यही कॉन्सेप्ट है, और भी कॉन्सेप्ट है जिनको मैं क्वेश्चंस के माध्यम से एक्सरसाइज में कराऊंगा, और अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और क्वेश्चंस में ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी कराता हुआ चलूंगा। तो आप अगर एक्सरसाइज और थ्योरी देख लेंगे तो आपका कंप्लीट मिक्सचर एनालाइजेशन कर लोगे। उसके बाद जब पीवाईक्यू क्वेश्चंस में कराऊंगा, आप खुद देख लेना कि जब आपकी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के सारे पार्ट कवर हो जाएंगे तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।